आज अपन जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है विकास यानी एवोल्यूशन। तो चलिए इस चैप्टर को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते हैं। ओके, तो रेडी। तो ये फर्स्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है जो नॉर्मल ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में बता रखे, तो अपनी किसी काम का नहीं है। ऊपर फर्स्ट वाला पैराग्राफ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6.1 वाले पैराग्राफ, जीवन की उत्पत्ति। जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान की ओर तारों को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्षों यानी लाइट ईयर में मापा जाता है। आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देख रहे हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। वे हमसे करोड़ों अरब मील दूर हैं और हमारी आँखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हम अपने आसपास की चीज़ों को जब देखते हैं तो वे हमें तुरंत दिख जाती है क्योंकि वे वर्तमान काल की है। इस तरह से जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में झांक रहे होते हैं। जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया है। ब्रह्मांड विशाल है। यही सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ यानी 20 मिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूहों समेत है। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित रहते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग थ्योरी नामक महाविस्फोटक का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। यह एक अनूठी कल्पना से परे विस्फोट का भौतिक रूप है के फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। तापमान में कमी आई है। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी गैसें बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड के आकाशगंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों ने पानी को H2 तथा O2 हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की H2 मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए, जिससे महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ यानी 500 मिलियन वर्ष के बाद अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? कुछ वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि अंतरिक्ष से ही आया है। पूर्व ग्रीक विचारों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई। पृथ्वी जिनमें से एक थी। कुछ खगोलीय वैज्ञानिक पेनस्पर्मिया यानी सर्व बीजाणु को भी अपना मनपसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। काफ़ी समय तक यह भी माना जाता रहा कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ है। यह स्वतः जनन स्पॉन्टेनियस जनरेशन नामक सिद्धांत था। लुई पाश्चर ने सावधानीपूर्वक प्रयोग करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आया है। उसने यह प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत यीस्ट के जीव नहीं पैदा होते हैं, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत यीस्ट को रखने से कुछ समय के बाद नए जीव आ जाते हैं। इस प्रकार
से स्वतः जनन सिद्धांत को एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन सब बातों से उत्तर नहीं मिलता कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया। अब आगे एक ओपेरिन की परिकल्पना है, ओपेरन और हॉल्डेन की, तो उसको पढ़ते हैं। रूस के ओपेरिन तथा इंग्लैंड के हॉल्डेन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु, एग्जाम्पल के लिए आरएनए, प्रोटीन, ईटीसी से आया हुआ हो सकता है, और जीवन की रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई थी जिससे अकार्बनिक संगठनों में विविध कार्बनिक अणु का गठन हो सका। उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च तापयुक्त ज्वालामुखी तूफानों वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। एक अमेरिकी वैज्ञानिक एस.एल. मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इस पैमाने की स्थितियां पैदा की जो चित्र 6.1 यानी कि ये यहाँ पे दी हुई है। जो मिलर ने जो अपना मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इस प्रकार से लिया था। उसमें उसने 4 गैसें ली थी, मीथेन, अमोनिया, 3 गैसें ली थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और H2O। इसमें इसने एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस पर तापमान के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो एसिड बनता है। अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्करा, नाइट्रोजन, क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि प्राप्त किए। उल्काओं की अंतर्वस्तुओं में विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक सीमित साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ी बहुत मात्रा के रूप में स्वीकृत किया जा सका। हमें यह आभास नहीं है कि जीवन का स्वतः प्रतिकृतिक्षम चयापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3 अरब यानी कि 300 करोड़ यानी 3 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। वे भीमकाय अणु, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड के रहे होंगे। ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित ये एक कोशिकीय रहे होंगे। सभी रूप से उस समय जीवन जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। अजीवात जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत की स्वीकृति को आज बहुमत मिला है। फिर भी एक बार बन चुकने पर किस प्रकार कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की, इस पर आगे चर्चा की गई है। तो अपना अगला जो पैराग्राफ है वो है जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत। परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। इस सिद्धांत के 3 अभिधान हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान हैं वे सब ऐसे ही सर्जित हुई होंगी। दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। तीसरे के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है और सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे। यह अवधारणा HMS वीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकन पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में तो समानताएं रखते हैं बल्कि उन जीव रूपों में भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थी। अब बहुत सारे जीव रूप से जीवित विद्यमान नहीं है। यहाँ पर धरती में जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवनिधियों पर नए जीव रूप पैदा होते गए। यहाँ पर जीव रूपों का धीमा विकास होता रहा। प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित होती रही है। जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में जलवायु, भोजन,
जीवित रह सकने में जैसे जलवायु, भोजन, भौतिक कारक आदि ने सहायता दी, वे इन्हें अन्यों की अपेक्षा अधिक जननक्षम भी बना सकी। दूसरे शब्दों में जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी। यह उपयुक्तता डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता रही। जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे वे उनकी अधिक संतानें हुई। अंत में उनका वर्ण होता गया। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया और इसे विकास के प्रगतिमान के रूप में लागू किया। आइए प्रकृति के विज्ञानी अल्फ्रेड वॉलेस को भी स्मरण करें, जिन्होंने मलय आर्कपेलगो पर काम किया। इन्होंने भी ठीक इसी समय पर लगभग इसके आसपास यही निष्कर्ष निकाला। समय गुजरने के साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के जीव पहचान में आते हैं। विद्यमान